स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत द्वारा वित्त पोषित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में माले को विलंगली, गुलहिफालू और थिलाफुशी द्वीपों से जोड़ने वाले 6.74 किलोमीटर लंबे सेतु का निर्माण शामिल है। 2. ऑपरेशन कैक्टस 1988 के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मालदीव संबंध। भारत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन का उपयोग करके राजधानी माले को विलंगली, गुलहिफालू और थिलाफुशी द्वीपों से जोड़ने वाले 6.74 किलोमीटर लंबे पुल ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्तपोषण और निर्माण कर रहा है, जो इसे मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना बनाता है। अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में तख्तापलट को विफल कर दिया, जबकि वर्ष 2014 में ऑपरेशन नीर ने देश में संकट को दूर करने के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराया। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PEMFC ईंधन को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैटरी की तुलना में काफी अधिक दक्षता प्राप्त होती है। 2. PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस हेतु किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल यानी PEMFC ये ईंधन को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत में परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बैटरी की तुलना में अधिक कार्यकुशल होती है। अतः कथन 1 सही है। PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस हेतु किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नैनोप्लास्टिक कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नैनोप्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। 2. वे आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम अध्ययन में बोतलबंद पानी के बारे में एक चिंताजनक वास्तविकता का पता चला है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करने वाले सैकड़ों हजारों नैनोप्लास्टिक कणों की उपस्थिति को उजागर किया गया है। 1 लीटर बोतलबंद पानी में 1,10,000 से 3,70,000 नैनोप्लास्टिक कण होते हैं। इनमें से लगभग 90% कण नैनो के आकार के होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। नैनोप्लास्टिक्स माइक्रोप्लास्टिक्स से भी छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। अतः कथन 1 सही है। माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार 5 मिलीमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इसके विपरीत नैनोप्लास्टिक्स हृदय एवं मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले आंतों तथा फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, यक्षगान मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाटक प्रदर्शन है। 2. इसमें सभी भूमिकाएं पुरुषों को निभाते हुए दिखाया गया है और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाटक प्रदर्शन है, अतः कथन 1 सही है। इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को भी सभी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है, लेकिन महिलाएं अब इन मंडलियों का हिस्सा हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। मुख्य तत्वों में रामायण या महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की प्रासंगिक कहानियां शामिल हैं। चंदे, हारमोनियम, मैडल, ताल और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र इन प्रदर्शनों के साथ होते हैं। सालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला और मंदारथी मेला जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपरबग कहा जाता है। 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है। 3. भारत में साक्ष्य एकत्र करने और दवा प्रतिरोधी संक्रमण प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी कभी सुपरबग कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है, अतः कथन 2 सही है। भारत में साक्ष्य एकत्र करने और दवा प्रतिरोधी संक्रमण प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान या पृथ्वी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नीति आयोग के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसका उद्देश्य पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की समझ में सुधार लाने और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने हेतु पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों को समग्र रूप से संबोधित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पृथ्वी विज्ञान योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत पर वर्ष 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दे दी है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसमें वर्तमान में चल रही 5 उपयोजनाएं शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं। अक्रॉस वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवाएं। ओ स्मार्ट महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी। पेसर ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रायोस्फीयर अनुसंधान। सेज भूकंप विज्ञान और भूविज्ञान। रीच आउट अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और आउटरीच। पृथ्वी योजना व्यापक रूप से भूविज्ञान की 5 घटकों वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल की देखरेख करती है। इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य समझ को बढ़ाना और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना है। पृथ्वी योजना प्रणाली पृथ्वी विज्ञान की समझ में सुधार लाने और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने हेतु पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों को समग्र रूप से संबोधित करेगी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की संख्या में काफी गिरावट आई है। 2. कन्याश्री प्रकल्प योजना 13 से 18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है। 3. रूपश्री प्रकल्प योजना लड़कियों के विवाह के लिए नगद राशि का प्रोत्साहन प्रदान करती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में कई नीतिगत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के बावजूद इस क्षेत्र में बाल विवाह की घटनाओं में 32.3% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि 5 लाख से अधिक अतिरिक्त लड़कियों की बचपन में ही शादी के अनुरूप है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 इंगित करता है कि 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली 20 से 24 वर्ष की महिलाओं की व्यापकता पश्चिम बंगाल में
41.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 23.3% है। अतः कथन 1 सही नहीं है। कन्याश्री प्रकल्प योजना वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया कन्याश्री प्रकल्प 13 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और साथ ही बाल विवाह को हतोत्साहित करता है। वर्ष 2023 से 24 के पश्चिम बंगाल बजट के अनुसार इस योजना में 81 लाख लड़कियों को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही है। रूपश्री प्रकल्प कन्याश्री के अलावा राज्य सरकार रूपश्री प्रकल्प चलाती है, जो लड़कियों की शादी के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करती है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य बुराइयों के व्यवसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। 2. यह अधिनियम यौन कार्य को अवैध घोषित करता है और वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं अब इसके विश्लेषण को। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इसका उद्देश्य बुराइयों के व्यवसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। अतः कथन 1 सही है। यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढांचे को चित्रित करता है। हालांकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में भेड़ियों की बहुतायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में भेड़ियों की 2 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ और उत्तर में हिमालय या तिब्बती वुल्फ। 2. IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को सुभेद्य के रूप में नामित किया गया है, जबकि हिमालयी वुल्फ को कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में भेड़ियों की 2 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ और उत्तर में हिमालयी या तिब्बती भेड़िया। अतः कथन 1 सही है। ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए जाते हैं, जबकि हिमालयी भेड़िया मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि हिमालयी भेड़ियों को सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कर अधिकारियों को उस स्थिति में बिना वारंट के तलाशी और जब्ती करने की अनुमति देती है यदि संदेह करने का कोई कारण है कि किसी व्यक्ति ने आय छिपाई है। 2. इस प्रावधान की संवैधानिकता को पूरन मल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 मामले में चुनौती दी गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।